हेलो बच्चों, मेरा नाम राजवंत सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन में। हम लोग ग्रेविटेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था बेटा कि ग्रेविटेशन जो है वो आपका बेस बनाएगा 12वीं के लिए, राइट। और इसके अगर आप पास्ट ईयर्स के आपने अगर क्वेश्चन उठा के देखे होंगे तो बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखा जाता है। रीजन बीइंग क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12वीं के बेस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरली परसेप्शन है और वैरायटी आपको 12वीं के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा मिलेगी। तो ये मान लिया जाता है अगर जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से समझ आ रहा है, जो उसकी क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशंस को भी समझ सकता है। बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन को मैं 2 हिस्सों में लूंगा बेटा। पहले मैं फोर्स एंड फील्ड के बारे में बात करूंगा, नेक्स्ट वाले में हम लोग पोटेंशियल, ऑर्बिट्स एंड केप्लर्स लॉ के बारे में बात करेंगे, राइट। तो मैंने क्वेश्चंस कम रखे हैं जिसमें आप डेप्थ की चीजों को समझ पाए, और जो ये सेशन को याद रखेगा 12वीं में मैं बताऊंगा कि आप खुद एनालाइज कर लेंगे कि कितना ज्यादा फायदा आपको होता है, कितना ज्यादा फायदा आपको होता है। तो भाई स्टार्ट किया जाए, 12वीं का एक बीज बोया जाए, हाँ या ना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चंस जो बेस्ड होंगे ओनली ऑन ग्रेविटेशन फील्ड एंड फोर्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है। मैं 10-11 क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। उनको आपको अच्छे से समझना है, ओके। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो हैज स्मॉल कैविटी। अब ये कैविटी वाले क्वेश्चंस जेई मेंस एंड एडवांस में ज्यादा पूछे गए हैं, कैविटी वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑफ रेडियस ए, द सेंटर ऑफ कैविटी इज एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन कैविटी। पहली बात, कैविटी हमारे पास एक रिमूव्ड पार्ट होता है, ठीक है। कैविटी प्रॉब्लम्स भी हम लोग कहते हैं या नेगेटिव सिस्टम्स भी हम लोग कहते हैं, इसको रिमूव्ड पार्ट होता है, ठीक है। कई बच्चों को तो भैया फिजिक्स छोड़ो, पहले तो अंग्रेजी समझाओ, है ना। रिमूव्ड पार्ट हमारे पास होता है, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस टाइप से दे रखा है। अभी हम लोग डायग्राम दोबारा बनाएंगे। एक हमारे पास बड़ा स्फीयर था, ठीक है। इसकी डेंसिटी हमें रो दे रखी है और हमारे पास इसका रेडियस हमें दे रखा है कैपिटल आर। हम लोगों ने यहां पर कहीं पर भी एक कैविटी बनाई है, आप कहीं पर भी मान सकते हैं। सपोज दिस इज अ कैविटी ऑफ स्मॉल रेडियस ए। हमने यहां से मास को निकाल लिया है, एक छेद टाइप छोड़ दिया है, ठीक है। और हमें इसके अंदर की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ये क्वेश्चन। और इनके सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस दैट इज गिवन एज डी, ओके। तो ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग कैविटी प्रॉब्लम्स का एक थोड़ा सा बेस लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में। अब वही है यार, थ्योरी अगर आपने अच्छे से रिवाइज करी है तो मेरे इंटरप्रेटर जल्दी से पकड़ लेंगे आप, अदरवाइज रोने वाली आवाज आपके पापा मम्मी को आ रही होगी अभी से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अंडू थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये आया, ओके। सबसे पहला स्टेप, हमें अगर कभी भी कैविटी मींस रिमूव्ड पार्ट की बात करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे ये पूरा स्फीयर था, ठीक है। इसका हमारे पास डेंसिटी रो है, रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है। और अगर मेरे को यहां से एक रिमूव्ड पार्ट के अंदर, मान लो आपने ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया, इसका रेडियस हमारे पास ए था और ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डी है। किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, ये नहीं सर आपने उधर ही क्यों लिया, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, दैट्स योर फ्रीडम, ओके। अगर मेरे को यहां पर कहीं पर भी ए पॉइंट में मान लेता हूं, ए पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल। अब ये वही लेक्चर है जिसको आप 12वीं वाले बच्चे को दिखाओगे, वो जेलस होएगा, क्यों यार तुम्हें तो ये चीजें 11वीं में सिखाई जा रही है ना, होने दो उन्होंने नहीं पढ़ा, तब हम क्या करें। फाइंड ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, जहां पे हमें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी सिखाई नहीं जा रही है, एक बीज बोया जा रहा है, वहां पर और भी वेरिएशंस हमारे पास आएंगे। जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 4 बार पूछा गया है, कई बार मैच द कॉलम में, कई बार मल्टीपल चॉइस में, कई बार सिंगल चॉइस में भी इसी कंसेप्ट को बार बार अलग अलग तरीके से रिपीट कराया गया है। मैं आज बीज बो रहा हूं, 12वीं में वो मेरे को पता है दोबारा मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, कुछ नए एंटरप्रेन्योर आएंगे जो कहेंगे ये क्या हुआ,
तो जो अंटर पंटर 11वीं को सीरियस ले रहे हैं वो कहेंगे अरे भाई हटे हटे हटे, जगह खाली करे, हमारी सीट खाली करे, ठीक है। वैसे तो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सिस्टम है। तो हम लोग इस टाइप के सिस्टम्स को कैसे देखते हैं? हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम में मान लो कि हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर होता, यही वाला बड़ा वाला, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये है ए पॉइंट जिसमें हमें ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर था, डेंसिटी हमारे पास रो थी, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट की वजह से पहला स्टेप है फाइंड आई एट ए ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर। पहले पूरे कंप्लीट स्फीयर की वजह से मैं आई निकालूंगा ए पे, फिर हम लोग माइनस कर देंगे या फिर हम लोग प्लस आप कर सकते हैं, प्लस एक ऐसी, जैसे ये इसका सेंटर था ओ, ठीक है, इसका सेंटर है ये ओ, और यहां पर एक जो हम लोगों ने कैविटी रखी है, हम लोग यहां पर नेगेटिव, मैं नेगेटिव मास बता चुका हूं, ठीक है। जो पेंटागन वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, प्लस एम और माइनस एम रख दो, प्लस एम अट्रैक्ट करेगा, माइनस एम रिपेल करेगा। तो हम लोग इस टाइप से करते हैं कि हमारे पास जो इसका सेंटर है ओ डैश मान लेते हैं, ये है हमारे पास ओ डैश, ये ओ, जिनके बीच का डिस्टेंस था डी। तो फिर से मैं ए पॉइंट पर दोबारा से इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी निकालूंगा। सेकेंड स्टेप कंसिडरिंग कैविटी ऑफ माइनस रो, फाइंड आई एट ए। सर फायदा क्या होगा? यार आपको भी पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू जुड़ के जीरो न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है, अगर आप उनको जोड़ेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। कैविटी का मतलब पता है क्या है? हमारे पास इस वाले पूरे रीजन में मास है बस, ठीक है। यहां पर इस वाले रीजन में हमारे पास मास है, रेस्ट कोई भी जगह पर मास हमारे पास नहीं है। आपने हर जगह से मास हटा दिया है, यही तो कह रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखना, ये इतना मास है, ठीक है। तो मैंने पहले इसको प्लस रो ले लिया, तो मतलब है यहां पे प्लस एम के जैसे, ठीक है। फिर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्लस एम की वजह से पूरे की वजह से निकाल लो, और माइनस रो लेके अगर मैं इसको चलता हूं, माइनस रो, ठीक है। तो जैसे आप इसको सुपर इंपोज कराएंगे, सुपर इंपोज अगर आप कराएंगे, ठीक है, तो प्लस रो एंड माइनस रो हमारे पास जुड़ के जीरो मास डेंसिटी मींस वो हमारे पास कैविटी बन जाएगा, वो हमारे पास एक कैविटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। जैसे आप जोड़ोगे तो इस वाले रीजन में यहां पर प्लस रो भी है और माइनस रो भी आएगा, तो कहीं ना कहीं इसी सिस्टम को हम लोग रेप्लिकेट करवा पाते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको कैविटी वाले प्रॉब्लम्स मिले जहां पे छेद कर दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम की वजह से निकालते हैं, और जो आपने हटाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अगर मान लो प्लस क्यू चार्ज का होता तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज, कैविटी को माइनस क्यू चार्ज की वजह से रखते, जोड़ते, वही सिस्टम बन जाता, ठीक है। ये आपको सीखना है। तो अब बात ये है, हमें पहला स्टेप तो भाई आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि हमारे पास ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है क्या। आइए, क्योंकि मुझे पता है रिवाइज कराना पड़ेगा थोड़ा सा, बिल्कुल बेस से लूंगा ये 10-11 क्वेश्चन जो भी है। हमारे पास अगर एक स्फीयर, ठीक है, जिसका हमारे पास मास है m, रेडियस है r, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्मॉल r पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट स्मॉल r क्या होता था। अब याद करो, हमारे पास जो I की वैल्यू या फिर हम लोगों ने G की वैल्यू देखी थी, GmR अपॉन R क्यूब होती थी। शेल थ्योरम चच्चा, शेल थ्योरम। ग्राफ इसका लीनियरली जाता था, ऐसे बढ़ता था ना। आर की वैल्यू 0 डालेंगे तो सेंटर पर ग्रेविटी 0 होती थी, है ना, भूल गए।
कोई नहीं बेटा, कोई नहीं। मींस हमारे पास I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये हम लोगों ने पढ़ा है इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर, ये हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना। लेकिन हमें मास के टर्म में नहीं ले जाना है, डेंसिटी के टर्म में ले जाना है। और जो क्वेश्चन में डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर मास m है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, एक वॉल्यूम होती है स्फीयर की 4 पाई आर स्क्वायर, कर्व टोटल सरफेस एरिया होता है। चच्चा मुझे पता है कुछ के दिमाग में आया होगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी अगर मैं यहां पे रख दूं, जरा ये देखो, मास की बात करूं तो ये हो जाएगा रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और उठाकर अगर मैं रख दूं तो आई जो हमारे पास होएगा, ठीक है, दैट विल बी जी आर बाई आर क्यूब, और मास की जगह पर आप रख देंगे रो इंटू 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ठीक है। तो हमारे पास आर क्यूब गया भैया, 4/3 पाई जी रो आर। अब आधे बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने क्लास में बताया है। मैंने कहा हाँ बताया है, लेकिन याद कहां है, याद कहां है? तो ये आता है। और अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, याद है या भूल गए चच्चा, निकाल दिए हैं? तो यहां पर अगर मैं इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाऊं तो वो ऐसे होगी, है ना। एक m मास की वजह से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r² होती थी, पॉइंट मास, लेकिन स्फीयर की वजह से वैल्यू ये रखेगा, लेकिन होगी ये ऐसे अट्रैक्टिव, है ना। प्लस रो की वजह से, अगर इसका डेंसिटी प्लस रो है मींस मास है। अब माइनस रो, सर माइनस मास तो होता नहीं है, यस नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ज्यादा फील्ड से आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन प्लस m अगर अट्रैक्ट कर रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लस रो अगर अट्रैक्ट करता है तो माइनस रो रिपेल करता है, उल्टा नेचर होता है बेटा, ठीक है, माइनस रो रिपेल करता है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव टिल नाउ, दिस इज द इंफॉर्मेशन विच वी हैव टिल नाउ। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो जरा ये देखना O और A, ठीक है। तो I वेक्टर जो होगा, ध्यान से सुनना, 4/3 पाई जी रो, ये तो कांस्टेंट है ना। ये R वेक्टर जो हमारे पास, डायरेक्शन क्या लोगे आप, A O वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी आ गई, क्योंकि डायरेक्शन A से O की तरफ है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड AO वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज R, तो आपको मैग्नीट्यूड ये मिल जाएगा, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म ये मिल जाएगी। बोला यार, इतना तो मेरे अंटरपंटर सीखे हैं, है ना। अरे भाई ये पता था, नहीं पता तो नोट्स खोल लो भाई, अब इससे नीचे क्या जाओगे। शेल थ्योरम बनाई थी हम लोगों ने, इतना ही मास अट्रैक्ट करेगा, तो शेल थ्योरम से हम लोगों ने सॉल्व करा था gm/r3। मैंने कहा क्वेश्चन में डेंसिटी है तो मास की जगह पे डेंसिटी के टर्म्स में चले जाते हैं, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होगा, तो वो यहां पर रखने के बाद आ गया आई। मैंने कहा ये वैल्यू है चच्चा, वैल्यू, ग्रेविटेशनल यहां पे अट्रैक्ट कर रहा होता, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वैल्यू तो यही रहेगी, और आर विच वॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ विच वेक्टर, ए से लेके ओ वेक्टर, ए से लेके ओ वेक्टर, हाँ या ना, ठीक है। जो बच्चा इतना समझ गया, रिवाइज इसीलिए कहते हैं ना रिवाइज, जो अपनी थ्योरी को अच्छे से दिमाग में रखता है उसके लिए क्वेश्चन जेई एडवांस के लुल्लू पंजू क्वेश्चन है। कैसे, अब आइए, हमारे पास जो ये जो हमारे पास ये कंप्लीट था, ठीक है, यहां पर मैं इसका एक ऐसे बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पे एक कैविटी बना लेते हैं, यहां पर हम लोग एक कैविटी बना लेते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब जरा देखना, हमारे पास जो जिस चीज की हमें वैल्यू चाहिए थी, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है a, या जो भी था a था क्या, इसका रेडियस है a और d डिस्टेंस, ठीक है, इसका रेडियस है a और डिस्टेंस है हमारे पास d, ये हमें चाहिए था, ठीक है। यहां पर हमारे पास मास है, ठीक है, मैं इसको पहले शेड कर देता हूं जिससे यू कैन एनालाइज कि यहां पर हमारे पास मास है। कैविटी मींस हम लोगों ने वहां से मास को हटा दिया है,
ठीक है, दिस इज द ओनली सिस्टम वी हैव नाउ। तो हमने क्या करा, किसी भी रैंडम पॉइंट इनसाइड द कैविटी हमें चाहिए था, तो मैंने कहा कि यार एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए पॉइंट। अरे ये तो अच्छा, मान लेते हैं एक अरे सॉरी बेटा, सॉरी, हाँ, मान लेते हैं ये है हमारे पास पॉइंट ए। तो हम लोग इस सिस्टम को कैसे देखेंगे, पहले पूरा कंप्लीट स्फीयर की वजह से वहां फील्ड निकालो, वेक्टर फॉर्म में ले लो, क्योंकि वेक्टर्स का एडिशन करना है, दोनों ग्रेविटेशन फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए। ठीक है, तो अगर ये इसका सेंटर था ओ, ये पॉइंट था ए जो कैविटी के अंदर लाई कर रहा है, कंप्लीट की वजह से निकालेंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस में अभी वेक्टर फॉर्म में लेते हैं ना, चलो ठीक है। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है इसकी वजह से ऐसे होती है ना, ये जो I1 ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट की वजह से होता, जरा ध्यान से देखो मैं कैसे लिखता हूं, कंप्लीट की वजह से होता I1 दैट विल बी 4/3 पाई रो जी, ठीक है, और R वेक्टर की जगह पे लिखता ए ओ वेक्टर, ये होता, ये वेक्टर फॉर्म आ गया है ना। अब आते हैं कैविटी की वजह से, मैं इस कैविटी को माइनस रो की वजह से मानूंगा, क्योंकि जब मेरे को कैविटी बनाना है तो इसको आप प्लस रो मान रहे हैं, तो उसको माइनस रो लेके चलिए, क्योंकि सुपर इंपोज कराने पे वो हमारे पास इसका सेंटर ओ पाए, सुपर इंपोज कराने पर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, यही ए पॉइंट, वही ए पॉइंट जो कैविटी के अंदर था, इसका अलग से देखो आप। तो अब जरा सोचना बेटा, हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये तो अट्रैक्ट कर रहा था प्लस रो वाला, एक एम मास तो अट्रैक्ट करता, माइनस एम क्या करता है, रिपेल, है ना। तो डेंसिटी इसकी भी रो है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती वो रिपेल की होती, मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, तो I2 ड्यू टू स्मॉलर स्फीयर की वजह से अगर मैं निकालूं, स्मॉलर स्फीयर की वजह से अगर मैं निकालूं, तो I2 दैट विल बी 4/3 पाई जी रो, और डायरेक्शन क्या लिखोगे, O डैश प्राइम टू A, ये होता है ना, ये दोनों का आ गया। हमें इन दोनों को सुपर इंपोज कराना है। ठीक है, अब आते हैं ऑन सुपर इंपोजिंग, अगर मैं ध्यान से देखूं, वी विल गेट आवर डिजायर्ड रिजल्ट, हमें डिजायर्ड जो चाहिए था कैविटी वाला वो मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ए पॉइंट पर कंप्लीट की वजह से भी लिख लिया, ए पॉइंट पे कैविटी में माइनस रो लेके भी लिख लिया, जैसे ही सुपर इंपोज करोगे यहां पे प्लस रो माइनस रो कैविटी बन जाएगा और ए पॉइंट पे नेट फील्ड मिल जाएगी। अब आना, हमारे पास वैल्यू क्या था, ये था हमारे पास ओ, क्या ध्यान से सुनना, ओ, ये था हमारे पास ए, और ये था हमारे पास ओ डैश। इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये आई थी, ठीक है, इस वाले वेक्टर की डायरेक्शन ये आई थी, और I1 की वैल्यू जरा देखा, I टोटल जो होएगा दैट विल बी वेक्टर समेशन ऑफ I1 प्लस I2। अब एंगल थोड़ा ना पता है, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 4/3 पाई जी रो, I1 वेक्टर है ए से ओ डैश, ए से ओ वेक्टर, प्लस 4/3 जी रो, और इसका है ओ डैश टू ए वेक्टर, है ना। अगर मैं कॉमन ले लूं बेटा 4/3 पाई जी रो, अब जिनको चमक गया सोच के बताना ये क्या है, क्या आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इतना देर से समझा रहा है, इधर उधर नहीं देखना, इधर ही देखना है। ठीक है, आइए सर, आपको क्या होता है बीच बीच में हाँ आइए, ठीक है यार, आपको एक ट्राइंगल लॉ टाइप नहीं दिख रहा है, ये वेक्टर प्लस व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट अलोंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन एन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स इज शोन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन अपोजिट ऑर्डर। अगर ये ऐसे है तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, है ना, यूजिंग ट्राइंगल लॉ बोल गए, ठीक है।
यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो अगर आप देखें तो 4/3 पाई जी रो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ओ डैश वेक्टर लिख सकता था मैं। अब जरा ये समझाना, ओ डैश वेक्टर जो था, ओ डैश वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। ये क्या आ रहा है, सेंटर टू सेंटर। और ये तो वेक्टर एक फिक्स वेक्टर है ना यार, फिक्स है ना। मैग्नीट्यूड इसका डी है, डायरेक्शन इसका फिक्स है, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारे पास यहां पे कैविटी थी, उसका कहने का मतलब ये है। अब जरा समझना, डिजायर्ड रिजल्ट है, याद भी रख सकते हैं, कंसेप्ट याद भी रख सकते हैं। और ये कैविटी था, ठीक है। हमारे पास इसका सेंटर O, इसका सेंटर O डैश, ठीक है, इसका सेंटर O, ठीक है। अरे यार डायरेक्शन उल्टा तो नहीं बना दिया मैंने, ये तो रिजल्टेंट 0 दे देगा, ठीक है। क्लोज पॉलीगन हो गया यार, बताया का है नहीं, ठीक है। वही कहें ओवरऑल फील्ड रिपल्सिव नहीं आएगी, अट्रैक्टिव ऐसे बनेगा ना, इन एन अपोजिट। अगर इनका ऑर्डर ऐसे है तो इसका ऑर्डर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ओ डैश ओ वेक्टर ऐसे आएगा, ओ डैश से स्टार्ट हुआ ओ वेक्टर, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पॉइंट ए था, कोई, अब आप देखो जरा, ये वाला पॉइंट लेते तो इसका वेक्टर इधर बनता, इसका वेक्टर इधर बनता, रिजल्टेंट ऐसे आ गया होता। सर हम ये ए पॉइंट तो सर कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप ले लो यार। ए पॉइंट अगर आप यहां लेना चाहते हो, मान लो ये लेना चाहते हो, तो इसका वेक्टर रिपल्सिव ऐसे होता, इसका अट्रैक्टिव ऐसे होता, फिर से ऐसे आ जाता। तो इन सभी पॉइंट्स पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स पर एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड कैविटी के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, ध्यान से देखो, ठीक है, आई जो हम लोगों ने निकाला 4/3 पाई जी रो ओ डैश ओ वेक्टर, मींस इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा, 4/3 पाई जी रो डी। यार इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, वही तो इसकी मैग्नीट्यूड बनेगा ना रे चच्चा, बोलिए हां। हम कनेक्टेड है भगवान से, बोलिए हां, है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ ओ से स्टार्ट करोगे, ओ डैश टू ओ, मींस अगर आप यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बनाओगे तो वो ऐसे मिलेगी आपको। इसकी डायरेक्शन ओ डैश टू ओ, और हर पॉइंट पर ये वैल्यू सेम है, ठीक है। तो हम लोग इक्वी स्पेसिंग बनाते हैं, अब ये कंसेप्ट आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपको हल्का सा याद रखना है। वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने वैल्यू ये बना दी, ठीक है। आई मॉड की बात जो आपसे पूछा गया है, 4/3 पाई जी रो डी, दैट विल बी द आंसर, बट ये 12वीं का बीज है, ठीक है, ये 12वीं का बीज है। सर ये आपने ऐसे लाइन क्या बनाई है, मींस अगर आप कोई भी पार्टिकल को यहां रखेंगे वो सीधे इसी की डायरेक्शन में, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ऐसे जाने की कोशिश करेगा, टुवर्ड सेंटर नहीं भागेगा इस बार, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स इधर नहीं है हमारे पास, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इसके पैरेलल है, तो ऐसे ऐसे फोर्स लगेंगे इसमें, ठीक है, ऐसे ऐसे। अगर कोई कैविटी, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, अब जेई ने कैसे कैसे पूछे, अगर दो कैविटी दे दी जाए, जैसे मान लो कि ये हमारे पास स्फीयर, अब इसी में रंग बिरंगे क्वेश्चन बनाए गए हैं कई बार, एक कैविटी यहां दे दी, अरे एक कैविटी यहां दे दी और एक कैविटी हमारे पास यहां दे दी, ठीक है, किसमें आई ज्यादा होगा, मान लो ये कैविटी ए है, ये कैविटी बी है, ठीक है, सेंटर ये रहा, इसके अंदर I1 है, इसके अंदर I2 है, किसके अंदर ज्यादा होगा,
यार अगर देखोगे तो हमारे पास जो आई इनसाइड कैविटी है, आई इनसाइड कैविटी डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, इसका अगर आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मार्क करेंगे तो इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम है। तो जहां पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ओ ओ वेक्टर पे, ओ ओ प्राइम वेक्टर पे डिपेंड कर रहा था, ये डिस्टेंस कम है, तो I2 की वैल्यू कम होगी मैग्नीट्यूड वाइज, I2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कम होगी मैग्नीट्यूड ऑफ I1 से। पहली चीज, डायरेक्शन बनाओगे तो ये इसका सेंटर टू सेंटर, इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ऐसे मैच द कॉलम में भी आया है। और अगर आप इसमें बनाएंगे, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन ऐसे बनेगा, तो इसका डायरेक्शन पास पास ऐसे बना, जो ज्यादा वैल्यू होती है वो पास पास बनाते हैं, यह भी याद रखना। स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। जहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पे पास पास बनाया जाएगा, और जहां पर मैग्नीट्यूड कम होगा वहां पे दूर दूर बनाया जाएगा। ऐसे मैच द कॉलम में कई सारे कंसेप्ट्स डिफरेंट कैविटीज के लिए इस टाइप से रिलेट करके आए हुए हैं। तो आप इस चीज को समरी के फॉर्म में भी याद रखेंगे और क्वेश्चन कैसे करना है वो भी याद रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर आप बाद में देखेंगे एडवांस में तो सिर्फ स्फेयर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिलेंडर का भी पूछा है, वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, चला जाए आगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू रॉड्स ऑफ मास m एंड लेंथ l सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। थोड़ा सा भारी है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन नहीं आती होगी, तो एटलीस्ट फंक्शन तक आप पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो थॉट प्रोसेस बनाना है। क्या मैं डायरेक्टली लिख दूं इन दोनों के बीच का फोर्स कि सर इसका सेंटर ऑफ मास m यहां ले लीजिए एट ए डिस्टेंस l/2, कुछ बच्चे अभी जवाब दे चुके होंगे, मुझे पता है अच्छे बच्चे हैं। d डिस्टेंस, इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पर यहां पर ले लीजिए, ठीक है, m मास, और फोर्स लिख दीजिए, फोर्स होता है Gmm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो d प्लस l हो जाएगा का स्क्वायर। क्या मैं लिख दूं बेटा? यहां तो नहीं लिखेगा, लेकिन तुम्हारे गाल पे कंटाप के साथ एक 5 उंगली का छाप जरूर लिख देंगे। कब बताया ऐसा? हम बता के हमारे प्राण निकल गए कि भैया जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सर अब कैसे करें? रिवाइज करिए। पहली चीज जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, नोन इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई एक रॉड है m मास की, लेंथ हमारे पास l है और डिस्टेंस यहां से d है। एक निन्नू पिन्नू पार्टिकल अगर मैं m0 ले लूं तो हमारे पास फोर्स कितना होता था? अट्रैक्ट तो करेगा और इसके सेंटर पे भी अट्रैक्शन फोर्स होएगा, सेंट्रल फोर्स है बेटा, अट्रैक्ट तो करेगा। लेकिन जो ये फोर्स होंगे, इन फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, याद आ रहा है? ये होता था Gm0 अपॉन d इंटू d प्लस l। ये होगा, ये हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है। फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास एंड अ रॉड, है ना। अब दो रॉड के बीच का फोर्स बताना है। आइए, अब दो रॉड के बीच का फोर्स बताना है, तो सोचिए क्या करना पड़ेगा तब तक, जब तक हम डायग्राम बना रहे हैं। सोचिए, दिमाग लगाइए। हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक है, और एक ये रॉड है, ठीक है। ये सिस्टम मेरे को बनाना है, ठीक है, और इंटीग्रेशन तो होएगा भाई। कोई कह रहा है इंटीग्रेशन कर, अरे भैया इंटीग्रेशन तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। d ये है लेंथ l और ये है लेंथ l, मास m है ना। अब ये हमें सोचना है कि करें कैसे यार। डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि मैंने सिमिलरली इसी रॉड की वजह से, ठीक है, जिसका मास m है, लेंथ हमारे पास l है, ठीक है,
इससे मैं एक x डिस्टेंस की दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं, इस वाले का। तो आपको भी पता है इसका जो dm मास ऑफ एलिमेंट आएगा दैट विल बी लैम्डा इंटू dx। तो लैम्डा आप आराम से, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, m/l इंटू dx से dm लिख सकते हैं। एक छोटा सा निन्नु पिन्नु पार्टिकल और एक रॉड के बीच का फोर्स तो बेटा हम सिखा चुके हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स तो आप लिख सकते थे। तो अगर मैं df फोर्स बिटवीन रॉड एंड पॉइंट मास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पॉइंट मास से dm, तो वो df की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? g रॉड का मास, उसका मास अपॉन d इंटू डी प्लस एल। तो इस बार d की वैल्यू ये बन जाएगी हमारे पास, है ना। अब आधे लिखेंगे सर वहां पे भी तो d है, d इंटू डी प्लस एल, तो x इंटू एक्स प्लस एल कुछ ऐसे बन जाएगी, है ना। x इंटू एक्स प्लस एल कुछ ऐसे बन जाएगी। तो मेरे को अगर टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स आएगा इधर आएगा df। अगर मैं वेरिएबल पहले वैल्यू रख लेते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ gm dm की बात करेंगे तो m स्क्वायर dx बाय l इंटू एक्स इंटू एल प्लस एक्स अगर मैं ऐसे रख लूं तो आंसर आ जाता, है ना, क्योंकि यही फोर्स इस पे df लग रहा होगा। अगर मैं इस एलिमेंट को रिपीट करूंगा तो आंसर आ जाएगा भाई, है ना। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? सोचिए। वेरिएबल इज दिस x। कहां से कहां हम लोग चलाएं? जब x की वैल्यू, पहला आपको रखना है यहां से, जब x की वैल्यू d से स्टार्ट होके x की वैल्यू d प्लस एल तक जाएगी, तब आपका ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास बनेगा, है ना। यहां से लेके यहां तक जाएंगे, x की वैल्यू, ये एलिमेंट कहां से रखेंगे? यहां से रखेंगे, तो x की वैल्यू d से लेके d प्लस एल तक अगर आप चले गए तो आपका आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास, है ना। तो जरा देखा जाए, हम लोग इसको ऐड करने की, मतलब इंटीग्रेट करने की मैं थोड़ी सी आपको मदद करता हूं। अगर आप यहां तक भी पहुंच गए तो आपके लिए एक विक्ट्री मैं समझ सकता हूं, ठीक है। तो gm स्क्वायर dx बाय l अंदर ले जाओगे lx इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा, या फिर आप ऐसे रखिए x इंटू एल प्लस एक्स। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और लिमिट थी हमारे पास d से लेके d प्लस एल, d से लेके d प्लस एल। जो कांस्टेंट चीजें हैं बाहर ले आओ, तो gm स्क्वायर, क्योंकि x वेरिएबल है, l यहां पर, d से लेके d प्लस एल तक, dx अपॉन x इंटू एल प्लस एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जरा ध्यान से देखना। अब ये यहां से इंटीग्रेशन की टेक्निक है, मैंने l से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, पहली बात, ठीक है, l से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो इससे फायदा क्या हुआ, gm स्क्वायर, डिनोमिनेटर वाला l स्क्वायर बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन l dx अपॉन x इंटू एल प्लस एक्स, ऐसे हुआ, d से लेके d प्लस एल तक, ठीक है। फिर मैंने प्लस x और माइनस x करा। अब यही आपके लिए 12वीं वाले बच्चों से पूछोगे इंटीग्रेशन क्यों टफ है, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां फॉलो करिए, क्योंकि जब आप मैथ्स में इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। आपको फंक्शन लिखना अगर आ गया तो फिजिक्स वहां खत्म हो गई, ये मैथ्स है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें l प्लस एक्स और माइनस एक्स कर लूं तो जरा ये देखना, x अपॉन एल प्लस एक्स ऐसे आ जाएगा, और द होल dx। फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, जो ये फोर्स आता gm स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, इंटीग्रेशन में d से लेके d प्लस एल तक, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, l प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एल प्लस एक्स, सेपरेट आउट कर लिया, माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स,
डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट आउट कर लिया, dx और dx, ऐसे था ना, है ना, कोई चेंज तो हुआ नहीं, l से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, प्लस x माइनस एक्स करा। फायदा ये हुआ कि ये l प्लस एक्स और l प्लस एक्स ये कट गया, x और x ये कट गया, gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर इंटीग्रेशन d से लेके d प्लस l तक dx बाय x ये बना, माइनस 1 अपॉन l प्लस एक्स dx ये बना। अब आपको इनका इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है भाई, gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x, तो ये बनेगा ln x फ्रॉम d से लेके d प्लस l, माइनस 1 अपॉन l प्लस एक्स का भी नेचुरल लॉग l प्लस एक्स ही बनेगा फ्रॉम d से लेके d प्लस l। ठीक है, gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और log a माइनस log b log a बाय b होता है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, ln हमारे पास d प्लस l बाय d बनेगा, माइनस log हमारे पास l, ये जैसे आप अपर लिमिट डालेंगे d प्लस 2l अपॉन d प्लस 2d, ओ d प्लस l, हाँ d प्लस l ये बनेगा, log a माइनस log b log a बाई b, तो नेचुरल लॉग ये वाला चीज d प्लस l बाय d अपॉन d प्लस 2l बाय अपॉन d प्लस l, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, हमारे पास, तो दिस विल बी द रिजल्ट। ठीक है, दिस विल बी द रिजल्ट। कंसेप्ट में आपको बता चुका हूं कि एक रॉड और एक पॉइंट मास के बीच का फोर्स लिखना हम लोगों ने इंटीग्रेशन से देखा था। अब दो रॉड के बीच में अगर फोर्स लिखना है तो भी आप इंटीग्रेशन से ही जाएंगे, और इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। आपको इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। 12वीं में आएगा, लेकिन मैं बस आपको नाम बता रहा हूं। ठीक है, अब ये नहीं कि सचिन सर जब पढ़ा रहे राजवंश सर ने पढ़ा दिया, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने बताया है। सर आपको अच्छे से इस चीज को इलेबोरेट करके पढ़ाएंगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे। तो बात वही है कि जब आप वहां पे सीखेंगे तो यहां पर ज्यादा अच्छे से आप एनालाइज और कर पाएंगे। ठीक है, चला जाए अगले क्वेश्चन पर। बारी बारी क्वेश्चन है। टू बॉल्स ऑफ मास m each are hung side by two long threads of length l। ठीक है, अब हमारे पास दो मासेस थे m, जिनको धागे से हम लोगों ने बांध रखा है l लेंथ के। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड इज r, मतलब आपने यहां से एक धागा बांधा है और एक यहां से एक आपने धागा बांधा है, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट इज r, ये दे रखा है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड इज r, शो दैट r डैश बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल इज, ये एक इक्वेशन हमारे पास आएगी, प्रूव करना है। तो आपको भी पता है अगर मैं धागे से बांधूंगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना भाई, है ना, वहां पे थोड़ा ना रहेंगे, ये तो अट्रैक्ट करेंगे। और r डैश बिटवीन द सेंटर, ये इन दोनों के बीच का जो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दैट इज r डैश, और ये है हमारे पास r, और ये जो लेंथ था दैट इज l। हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो जो हमारे पास यहां पर था, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, हमारे पास एक ऐसे आ जाएगा और एक हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ओके, सिमेट्रिकली आएंगे क्योंकि दोनों का मास हमारे पास सेम है। ठीक है सर, फोर्स सेम लगेगा, यस, और दोनों मास अगर सेम है, फोर्स सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, है ना भाई। अगर मैं पहले यहां पर रखता, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में होता, फिर ऐसा नहीं है कि ना ये कम हिला और ये ज्यादा चला गया, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस करेगा कैसे? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स है ना दोनों पे, है ना, इसीलिए। तो ये सिमेट्रिकली यहां से ये वाला और यहां से ये वाला
अगर मैं डिस्टेंस मार्क करूं तो ये डिस्टेंस था हमारे पास r, और ये वाला अगर आप डिस्टेंस मार्क करें तो ये क्वेश्चन में दे रखा है r डैश। तो फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि ये जाके रुके गए भाई, तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा ऐसे, और ये जो फोर्स होगा अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू होगी gm² बाय r डैश का स्क्वायर। यही तो होगा, है ना, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस r डैश हो गया, r थोड़ा है, r डैश हो गया, यहां पे रुके हुए। धागा है तो बेटा धागे में तो टेंशन रहेगा, हमारे अंटर पंटर के जैसे ऑल टाइम टेंशन, है ना। और मैं ये बाय सिमेट्रिकली कह सकता हूं कि हमारे पास अगर ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, है ना। और इनका वजन बनाना कैसे भूले, वजन भी तो रहेगा। हम लोग कौन से कलर से लें, अब सारे यूज कर लिए मैंने, लाइट ब्लू ले लेते चलो। यहां पर हमारे पास इसका वजन mg और इसका वजन mg, ये इनके फ्री बॉडी डायग्राम आ गए, है ना। और इस पे जाके ये रुक गया, इस पे जाकर ये रुक गया, तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया यार, है ना, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करता तो यहां पर आता टी कॉस थीटा और यहां पर आता टी साइन थीटा। मैं यहां पे लिखता हूं बोथ ब्लॉक्स या बॉल्स आर एट रेस्ट, बॉल्स आर एट रेस्ट, ये इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स जीरो जीरा है, जबरा है, ये आ गया। हाँ यार मर्दबा आगे बाना, चलो जा, सिग्मा एफ एक्स जीरो, एफ एक्स में अगर आप जीरो करेंगे तो टी साइन थीटा किसके बराबर होगा जी, एफ के बराबर जी एम स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर, और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी के बराबर। टेंशन निकालना नहीं है, अगर आप इनका रेशियो ले ले, ठीक है, तो रेशियो लेने पे हमारे पास tan थीटा जो आएगा दैट विल बी जी एम स्क्वायर बाय आर डैश का स्क्वायर इंटू एम जी, और एक एम एम आप काट सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू जी एम बाय आर डैश का स्क्वायर इंटू जी। अब जरा रिलेशन देखते हैं हमें कहां तक जाना था, ठीक है, रिलेशन देखे तो हमें थीटा वीटा कुछ नहीं, आर को लेके आना है, ठीक है, आर को लेके आना है, और हमारे पास सारी चीजें तो है ही आई थिंक, ठीक है, हमें आर को लेके आना है, ये वाला आर कहीं से लेके आना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, पूरे आर में से ये आर डैश गया तो ये बचा हुआ लेंथ मिलेगा, और दोनों साइड सिमेट्रिकल है, तो ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी आर माइनस आर डैश बाई 2 और आर माइनस आर डैश बाई 2, हाँ या ना, कह सकते हैं, अरे आर माइनस आर डैश बाय 2, है ना, क्योंकि पूरा लेंथ आर था, उनके बीच में बचा है हमारे पास आर डैश, तो जो भी माइनस करने के बाद बचेगा वो दोनों साइड बराबर बराबर हम लोगों ने दे दिया। तो मैं यहां पर tan थीटा की बात कर सकता हूं, ठीक है, अगर आप यहां से tan, क्योंकि ये स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं है ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा फोर्स लगा दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ग्रेविटेशन 2 m मास में इतना होगा कि ये बहुत ज्यादा, ऐसा कभी देखा है कि आपने एक ब्लॉक लिया और वो अट्रैक्ट हो गया, ऐसे चार्जेस होते तो अलग बात है, ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज्यादा फोर्स नहीं है। तो हम लोग स्मॉल एंगल थीटा अगर हमारे पास, अगर हम लोग स्मॉल ले ले, ठीक है, तो tan थीटा को sin थीटा भी लिखा जा सकता है, बताए थक गए भाई, है ना। तो अगर आप sin थीटा लेंगे तो परपेंडिकुलर r माइनस आर डैश बाई 2 अपॉन एल आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये धागे का लेंथ एल था, है ना। तो मैं इस वाली इक्वेशन में tan थीटा को आप sin थीटा स्मॉल एंगल में आप लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट रिलेशन पे हम लोग चलते हैं, तो ये हमारे पास आएगा बेटा tan थीटा जो वैल्यू आई थी जी एम अपॉन क्या आया था भाई, आर डैश का स्क्वायर इंटू जी, आर डैश का स्क्वायर इंटू जी, और tan थीटा को हम लोग लिख रहे थे आर माइनस आर डैश बाई 2l इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर डैश का स्क्वायर इंटू जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर डैश का स्क्वायर इंटू आर माइनस आर डैश इंटू जी इक्वल टू 2 जी एम एल,
हमारे पास आई थिंक यही रिलेशन था, जी आर डैश का स्क्वायर आर माइनस आर डैश 2LGM 2LGM प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको कंपटीशन में 12वीं में मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आप बार बार 12वीं बोलते हो तो हमें टेंशन होता है। अरे भैया आपको मिलनी है, अब वो अलग बात है 11वीं में फेल हो जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छी किताबें लगाएंगे 11वीं में ही ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इसी टाइप अगर इंपॉर्टेंस बता दूंगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार हाँ ये फिर 11वीं तक याद नहीं रखना है, या आपका 12वीं का बेस बनाएगा। तो ये आप उसको पॉजिटिव लेके चलना कि हाँ यार सर ने बताया है, ये कहीं ना कहीं बाद में भी आएगा। तो आप अगर HC वर्मा सॉल्व करेंगे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, चार्जेस एंड फील्ड का जब आप मेन एक्सरसाइज में जाएंगे तो इस साइड, मतलब पहली एक्सरसाइज जैसे बिल्कुल वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उधर से क्वेश्चन 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होंगे, इधर का बिल्कुल लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर है। उस समय आप घबराएंगे। ठीक है, उस समय आप घबराएंगे। तो अभी मैं उसका बीज बो रहा हूं, ऐसा नहीं है 12वीं में नहीं पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आप ये मत रोना कि सर 12वीं की आप चीजें अभी क्यों पढ़ा रहे हैं। अरे 12वीं की चीजें 12वीं में भी पढ़ाई जाएंगी, लेकिन वो आती यहीं से ही है। अगर आप अभी समझ लेंगे, वही बात है ना, कहते हो ना कि सर जेईई की प्रिपरेशन आजकल बच्चे 9वीं से करते हैं, फायदा मिलता है उनको, आपको भी कराई जा रही है ना 1 साल पहले। अब 9वीं में तो जा नहीं सकता मैं, है ना, 9वीं में गया होता तो इतना मारता आपको एटलीस्ट वेक्टर समझ आ गया होता, रेजोल्यूशन समझ आ गया होता, बेसिक चीजें समझ आ गई होती। लेकिन हमारी किस्मत और आपकी किस्मत दोनों फूटी है ना, पहले नहीं मिले। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, इन अ डबल स्टार सिस्टम। अब आइए डबल स्टार क्या होता है भाई। ठीक है, 2 stars of mass m1 and m2 at a distance d are revolving around center of mass, find the time period of the revolution। एक्चुअली में मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास जो सोलर सिस्टम है उसमें हम लोग अर्थ को रेस्ट पर मान के चलते हैं, वो सन को हम लोग रेस्ट पर मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है यार, एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सन का मास ज्यादा होने की वजह से, ठीक है, हमारे पास सिंगल स्टार सिस्टम क्या होता है और डबल स्टार सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिंगल स्टार सिस्टम, अगर हमारे पास जैसे एक सन है जिसको आप सन लेके चल रहे थे, और अर्थ नीनू पिनू छोटा सा पार्टिकल टाइप से था, क्योंकि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बेटा, अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा तो आपको भी पता है सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी बॉडी की तरफ होता है ना। तो अगर ये हैवी बॉडी की तरफ है तो कहीं ना कहीं इधर होएगा इसकी, क्योंकि इसका मास जितना ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास इसके पास आता रहेगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि सन का मास इतना ज्यादा है कि ये घूमता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इसके सेंटर पे तो नहीं होगा, है ना। अगर 2 पॉइंट मासेस हैं तो हल्का सा तो डिस्प्लेस होगा। तो एक्चुअली में सन भी कहीं ना कहीं इस टाइप से चक्कर काट रहा होता है और अर्थ ऐसे चक्कर काट रहा होता है, दोनों ही अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं। तो सिंगल स्टार में अगर हम लोग बात करें, वी अज्यूम मास ऑफ सन इतना ज्यादा है मास ऑफ अर्थ कि हम लोग सन को रेस्ट पर मान लेते हैं, सन को रेस्ट पर हम लोग मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब वही बात है ना, मैंने क्या कहा था, पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं फिर इसको इवॉल्व करते हैं अपनी थ्योरी को। तो एक्चुअली में डबल स्टार सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही रिवॉल्व करेंगे बेटा आप। ठीक है, अब मान लो कि एक बॉडी है m1 मास की और एक बॉडी है m2 मास की। अगर ये दोनों का मास बराबर हुआ तो सेंटर ऑफ मास बीच में लाया, है ना। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं है एंड आई एम अज्यूमिंग कि इनमें से कोई सा भी एक मास ज्यादा है, अगर आप उसको मानना चाहें ज्यादा प्यार उससे है तो उस साइड दे दीजिए, सेंटर ऑफ मास उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये सेंटर पॉइंट मैंने कहा अगर m1 में ज्यादा मान रहा हूं तो सेंटर से सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, अगर आप उसको मानेंगे उस साइड शिफ्ट कर लीजिए। ये इस वाले रेडियस के हिसाब से गोल गोल घूमेगा और ये इस वाले रेडियस, अब इसके लिए रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए ये वाला घूमेगा। दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल स्टार सिस्टम, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डबल स्टार सिस्टम। दोनों ही घूम रहे, ठीक है, दोनों ही घूम रहे। और मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि ये भी 12वीं में आएगा ठीक है, 12वीं में भी बच्चे इसको नहीं पढ़ते, क्यों, क्योंकि आता है मॉडर्न फिजिक्स में। और जब आप
एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर जो ऑल्दो इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं रहती है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे तो इसके ऊपर बेस्ड आपको मिलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में सर कैसे? अरे भाई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी तो सिमिलर हो गए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भी तो सिमिलर हो गए। अगर आप एक हाइड्रोजन एटम की बात करें तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻⁻31 के ऑर्डर का है और प्रोटॉन का मास 10⁻⁻27 के ऑर्डर का है। अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ के आसपास इनके बीच का गैप है, मतलब 10,000 गुना, है ना, अप्रोक्सीमेटली 10,000 गुना हेवियर है प्रोटॉन। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस रेस्ट पर होगा। वो भी न्यूक्लियस भी घूमता है, और जब न्यूक्लियस घूमता है तो न्यूक्लियस की एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, इतनी केमिस्ट्री के डेप्थ में नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि हाँ वहां पर भी यही सेम सिनेरियो लगेगा। हमें टाइम पीरियड बताना है, तो कैसे हम लोग एक डबल स्टार सिस्टम को सॉल्व करते हैं, आइए, और उसका एक पर्टिकुलर केस भी ले लिया है। ठीक है, मान लेते मैं पहले जनरल निकालने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या बताऊंगा, एक M1 है, एक M2 है। अब जिनको सेंटर ऑफ मास याद नहीं, अब हम क्या करें भाई? सर सेंटर ऑफ मास बैकलॉग है बेटा, वो तुम्हारा हमेशा बैकलॉग रहेगा। जब वेव्स पे जाएंगे और थर्मो की बात करूंगा तब तुम्हारा बैकलॉग होगा थर्मो, तो वेव्स भी गया, तुम बैकलॉग के साथ बैठे रहो। ठीक है, बैठे रहो, डी डिस्टेंस पे थे ये, तो आपको पता होगा कि सेंटर ऑफ मास जो इधर से डिस्टेंस होगा, मैं मान के चल रहा हूं M1 इज ग्रेटर देन M2। ठीक है, अगर आपको वो मानना है डिस्टेंस वो हो जाएगा, वैल्यूज तो दे नहीं रखी ना। तो R1 की अगर आप बात करेंगे तो R1 की वैल्यू क्या होगी, दूसरे का मास M2 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2 ये आएगा। और अगर मैं R2 की बात करूं, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए इसका मास R2 की बात करेंगे M1 इंटू डी अपॉन M1 प्लस M2। या तो डायरेक्टली लिख लीजिए या तो मास मोमेंट जीरो करके आप सेंटर ऑफ मास ढूंढिए। ठीक है, ये आ गया। अब यार इन दोनों में ग्रेविटेशन फोर्स होएगा ना, तो ये भी फोर्स होएगा और ये भी फोर्स होगा। अब जरा देखना चमत्कार, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहा हूं जरा देखना, Gm1 M2 बाय इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है, सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं। जो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होएगा वो है G product of the masses and the distance square of the inversely proportional to square of the distance between them। यही तो होता यार। लेकिन 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 हमारे पास ये वाला फोर्स इसको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये सेंट्रीपिटल देगा, तो फॉर M1 यही F बिहेव करेगा M1 R1 ओमेगा स्क्वायर के बराबर, सेंट्रीपिटल mr ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड चाहिए, ओमेगा को 2π/t रख लेंगे। तो जरा f की वैल्यू की बात करें तो Gm1 M2 बाय इसका रेडियस बेटा ये होगा, ध्यान रखना, है ना, इसीलिए R1 रखा है मैंने। Gm1 M2 बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू M1 R1 इंटू ओमेगा ओमेगा ओमेगा, या R1 की वैल्यू भी डाल देते हैं, M2D अपॉन M1 प्लस M2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। काटा पीटी करी जाए। ठीक है, M1 M2 Gm1 प्लस M2 अपॉन डी का क्यूब रूट ओमेगा 2π/t। तो जो टाइम पीरियड आएगा 2π अंडर रूट में डी क्यूब बाय Gm1 प्लस M2 ये आता। ठीक है, M1 प्लस M2। सर अगर मैं M2 के लिए निकालूं तो करके देखते हैं। फॉर M2 जरा ये देखो, जो इसका फोर्स है वो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, सेंट्रीपिटल, है ना। तो Gm1 M2 बाय डी का स्क्वायर विल बी, इसका होएगा M2 R2 ओमेगा का स्क्वायर। सर आप ओमेगा सेम क्यों ले रहे हो, अलग ले लो यार, क्या दिक्कत है। Gm1 M2 बाय डी का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 R2 की बात करोगे M1D अपॉन M1 प्लस M2
इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये ओमेगा अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट में जी m1 प्लस m2 अपॉन डी का क्यूब, और ये ओमेगा 1 के बराबर है, जो पिछला वाला निकाला था 2 पाई बाय टी के बराबर है। टाइम पीरियड दोनों का सेम आएगा। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट में डी क्यूब बाय जी ऑफ m1 प्लस m2। सन अगर अर्थ के 365 दिन में चक्कर काटती है तो सन भी ऐसे अपने मतलब सन अर्थ अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट 365 दिन में चक्कर काटती है तो सन भी उतने टाइम में ही चक्कर काटता है। दोनों का टाइम पीरियड देखो, दोनों का टाइम पीरियड सेम आ रहा है ना। तो ये था हमारे पास डबल स्टार सिस्टम। ठीक है, अब हमें m1 m2 की वैल्यू दे दी है तो आपको टाइम पीरियड सॉल्व करना है। केस दे दिया मैंने, तो हमारे पास एक m/3 है, एक 2m/3 है। ठीक है, फॉर केस अगर एक m1 है m/3 और m2 है 2m/3, तो m1 प्लस m2 हम लोगों ने शो करा m, तो टाइम पीरियड दैट विल बी 2 पाई अंडर रूट में डी क्यूब बाय जी एम। मतलब क्वेश्चन कैसे आ सकता है सर, ये क्या दिया आपने, ये तो बहुत आसान था, ये क्या दिया? वो बोलेंगे कि मान लीजिए एक स्टार में, यूनिवर्स के किसी एक स्टार में एक्सप्लोजन होता है और वो आपस में एक्सप्लोड होने की वजह से दूर दूर जाते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन पुल की वजह से, जैसे मान लो एक ऐसे टूटे, ग्रेविटेशन पुल पड़ा और ये गोल 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 घूमने लग गए, उनका टाइम पीरियड क्या होगा? वो ये होगा। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट है ग्रेविटेशन का, हमारे पास डबल स्टार सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। इस केस में हम लोग क्या कर रहे थे, इसको फिर रेस्ट मान लेते थे, तो ये जो डिस्टेंस था डी, तो हम लोगों ने अर्थ के लिए, अगर देखो सैटेलाइट के लिए भी यही करा था, अगर आप इसको सैटेलाइट अर्थ मान लो, इसको सैटेलाइट मान लो, तो ये जो फोर्स था जी एम बाई डी का स्क्वायर इक्वल टू एम आर या एम डी ओमेगा स्क्वायर रखा था। ठीक है, आप इसको रेस्ट पर मानते थे, लेकिन यहां पर हमारे लिए अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही घूमेंगे। ठीक है, दोनों ही घूमेंगे। चला जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट रॉड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी रो। ठीक है, सिलेंडर। अब ये हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर का केस आ गया, ये सॉलिड सिलेंडर है और इनफाइनाइट है, तो ऐसे मान लेते, मैं एक सेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, नॉन इंफॉर्मेशन क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए? अब आपको मैं नॉन इंफॉर्मेशन बता चुका था, रिवाइज। ठीक है, रिवाइज। अगर आपको याद हो, एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन थ्रेड बताई थी। बताई थी। इनफाइनाइट अगर एक थिन थ्रेड है, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है, आर डिस्टेंस पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आती है, ठीक है, वो आती थी 2g लैम्डा बाय आर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? 2g लैम्डा बाय आर ये होता था। लैम्डा वॉज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ये होता था। ठीक है, तो मान लीजिए इसी चीज को हम लोग यहां पे यूज करेंगे। मैं तीनों केस, एक बाहर और एक इंटरनल के लिए निकालूंगा, और आर की वैल्यू अगर आप कैपिटल आर रखेंगे तो सरफेस का भी आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर उसी चीज को यूज करते हैं। वही बात है यार कि आपका थॉट प्रोसेस कैसे कैसे डेवलप होता है क्वेश्चंस को देख देख के। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक सिलेंडर ले लिया। पहले एक्सटर्नल पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, बाहर के पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम इनफाइनाइट की तो बात नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने 1 मीटर के लेंथ का ले लिया। क्यों सर? रीजन अब ये बताता हूं। ये इनफाइनाइट है, जो लैम्डा था, क्योंकि हमें रो दे रखा है यार। रो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम यार, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें तो लैम्डा चाहिए था ना फॉर्मूले के लिए, है ना? तो मैंने क्या करा, ये जो हमारे पास इस टाइप से वायर है, ठीक है, ये जो हमारे पास टाइप से वायर है, रेडियस हमारे पास ये रहा आर,
मैं एक जनरल पॉइंट की बात करता हूं, आर इधर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करता हूं, ठीक है। तो यार ये तो इसके लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये पूरा का पूरा अगर मैं इसका लैम्डा निकाल पाऊं तो जरा देखना, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ, यही तो होता था ना। मतलब 1 मीटर का मास बेसिकली लैम्डा होता है, 1 मीटर का मास बेसिकली लैम्डा होता है। तो जरा इसका मास अगर आप निकालना चाहें तो मास हो सकता था रो इंटू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 1, यही तो है। अगर मैं लेंथ को 1 मीटर डाल दूं तो मास बेसिकली लीनियर मास डेंसिटी ही बन जाएगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां पे रख लो पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई रो पाई आर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन। हमारे पास एक वायर के लिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो आई की वैल्यू होगी 2g लैम्डा बाय आर होगी, 2g लैम्डा रो पाई आर स्क्वायर बाय आर। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये हो गई, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमारे पास ये हो गई, ठीक है। और अगर आप r की वैल्यू कैपिटल R डालेंगे तो सरफेस का भी मिल जाएगा। सरफेस के लिए अगर आप बात करेंगे तो I की वैल्यू आपके लिए आ जाएगी 2g रो पाई R, खत्म। इंटरनल पॉइंट के लिए जरा देखना, अगर मैं इसके अंदर वाले पॉइंट R लेस देन R की बात करता हूं, ठीक है, R लेस देन अगर R की बात करता हूं, ठीक है। कोई बोले यार यहां पे बताओ ना, वहां पे तो बना के बॉन्ड बन लिए, यहां पर बताओ जरा हम भी जाने। तो मैंने कहा अच्छा तो आइए हम लोग इतना ही ले लेते हैं, क्योंकि अंदर वाला मास ही तो अट्रैक्ट करता है यार हमेशा, ठीक है। अंदर वाला ही मास अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक यहां और एक यहां, अंदर वाला मास निकाल लीजिए भाई, क्या दिक्कत है। ये वाला मास कितना होगा, मैं लेंथ तो 1 मीटर लेके पहले ही चल रहा हूं, तो इसका जो मास होएगा, मास दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू 1, एंड लैम्डा होता है मास अपॉन लेंथ। अगर मैं लेंथ को 1 मीटर लेके चल रहा हूं तो मास उसका जो आएगा वही हमारे पास लैम्डा होगा, क्या गया है ना। अभी आपने क्या करा, एक सरफेस वाले पॉइंट के लिए आपको पता लग गया, अगर एक सिलेंडर है उसके सरफेस पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 2g रो पाई आर होती है, आर वॉज द रेडियस, है ना। तो यार इस वाले पॉइंट के लिए क्या होगा हमारे पास, आई की अगर मैं बात करूं, आई विल बी 2 कितना था भाई, 2g रो पाई आर, 2g रो पाई, ठीक है। आर की जगह स्मॉल आर डाल लो, ठीक है, आर की जगह पर आप स्मॉल आर डाल लो, खत्म। ये आ गया हमारे पास इनसाइड। सर ये कैसे लिखा, यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला, क्योंकि अब ये बाहर वाला कभी भी अंदर, बेटा जैसे स्फेयर के अंदर आप जाओगे तो बाहर वाला आपको अट्रैक्ट नहीं करता शेल थ्योरम के हिसाब से, वैसे सिलेंडर के लिए भी होता है हमारे पास, तो बाहर वाला अंदर वाले को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो अंदर वाले की वजह से आगे। या तो आप ऐसे लिखते सर यहां पर वैल्यू होती है 2g लैम्डा बाय स्मॉल आर, मैंने कहा यस, तो 2g लैम्डा की वैल्यू सर रो पाई आर स्क्वायर अपॉन आर, मैंने कहा यस, तो 2g रो पाई आर आएगा सर। तो मैंने कहा मैंने क्या कुछ नया बताया है, वही तो बताया है, वो तो गया। अगर आप इसका भी ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हमारे पास आर की वैल्यू 0 पर, आर की वैल्यू 0 पर ये भी कोई फोर्स नहीं लगाता और ये लीनियरली बढ़ता है ऐसे। और एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखो, एक्सटर्नल पॉइंट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है भैया, जैसे जैसे आप दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होएगी, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ऐसे फॉल करता है। सर ये तो बिल्कुल सेम है, नहीं, ये इनवर्सली, ये अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर जो बिल्कुल सेम है, सरफेस पे वैल्यू ये अलग अटेन कर रहा है। यहां पर जो ये सरफेस की वैल्यू है, जो सरफेस पे जो ये वैल्यू रखता है तो 2g रो पाई कैपिटल आर रखता है, और एक्सटर्नल पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पर डिपेंड करता है। स्फेयर के केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर डिपेंड करता है, ठीक है। एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, और कैविटी, इसमें भी एक कैविटी बना रखी थी, ठीक है, इसमें भी
एक कैविटी ऐसे बना रखी है, एडवांस में आया हुआ है, इरोडो में भी मिल जाएगा, ऐसे कैविटी, इसमें ड्रिल कर दिया। अब यहां पूछ लिया, तो सेम कंसेप्ट जो हम लोगों ने वहां पे करा, अब ये 12वीं में कराऊंगा, तो सेम कंसेप्ट ये कैविटी वाला यहां पर भी लगेगा। जरा देखो, स्फेयर के अंदर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, तो यही तो है यार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहां पर भी बस वहां पर फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी होता था, यहां पे 2 पाई रो जी है। फॉर्मूले की आगे वाली चीज अलग है। इनसाइड अगर मैं बात करूं, इनसाइड आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही तो है ना। ग्राफ में ध्यान रखना बेटा बस, ठीक है। चला जाए आगे, अगला, a uniform ring of mass m and radius a is placed directly above uniform sphere of mass m, ठीक है। एक हमारे पास, ये आपके जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म रिंग है डायरेक्टली अबव, ठीक है, अ यूनिफॉर्म स्फेयर, एक स्फेयर मान लेते हैं एम मास का, रेडियस आर, ठीक है, और इसके ऊपर हम लोगों ने एक रिंग रख दी है ऐसे, ठीक है, एक रिंग रख दी है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, दोनों का मास हमारे पास सेम है, इसका रेडियस है a, इसका, अच्छा, इसका रेडियस है a, इस प्लेस डायरेक्टली अबव द यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m, सेम रेडियस, तो इसका भी रेडियस हम लोग a लेके चलते हैं, ठीक है। द सेंटर ऑफ रिंग इज एट √3a, इतने डिस्टेंस पर है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज √3a from center of sphere, find gravitational force between them, find gravitational force between them। अब कई को लगेगा सर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कई को लगेगा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, लेकिन शेल थ्योरम से हम लोग बच सकते हैं। नो डाउट आप इंटीग्रेशन से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। यार अब आप मेरे को जरा एक बार जवाब देना कि अगर एक स्फेयर या शेल बाहर किसी पॉइंट पर फोर्स लगाता है, तो क्या हमने कहा नहीं था कि उसको पॉइंट मास कन्वर्ट कर लो अपने सेंटर पर। भाई देखो, ये जो स्फीयर इसमें फोर्स लगाएगा, ये इसके लिए अगर आप शेल बनाओगे तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट मैं लिख देता हूं भाई, फॉर एक्सटर्नल पॉइंट स्फीयर मास कैन बी प्लेस्ड एट सेंटर, है ना, सेंटर पे रखा जा सकता है, यही तो शेल थ्योरम थी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर लेता तो घबराने की दिक्कत तो थी ही नहीं यार। हमारे पास ये थी रिंग, मास m, रेडियस a, और यहां पे सारा का सारा मास आप m रख लो। ये काम आप रिंग के साथ नहीं कर सकते, ये काम आप रिंग के साथ नहीं कर सकते थे, स्फीयर के साथ कर सकते थे। m मास हो गया एट अ डिस्टेंस √3a। अब तो फोर्स निकाल सकते हो सर, हमें तो याद ही नहीं है। GMM x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 क्लास में करवाया, मैंने कहा था ना, फोर्स बिटवीन अ रिंग एंड अ पॉइंट मास, ठीक है। तो यार दोनों का मास, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो G, दोनों का मास सेम है, तो GM स्क्वायर, x होता था ये, तो ये हो जाएगा √3a अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे 3a स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर करोगे, a रेडियस होता था वहां पर, ठीक है, a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो जो आपका फोर्स का आंसर आएगा दैट विल बी √3gm स्क्वायर, ठीक है, a डिवाइडेड बाय, ये बनेगा बेटा 4a स्क्वायर का रूट लोगे, पहले 4a स्क्वायर का रूट लोगे तो 2a, और 2a का क्यूब करोगे 8a क्यूब बनेगा, ठीक है। a से a काट देना, तो √3gm स्क्वायर बाय 8a स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। एक्शन रिएक्शन ना भाई, एक्शन रिएक्शन तो निकाल सकते थे ना, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने क्लास में करा था, ये आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा पाएगा, और शेल थ्योरम आप लगा के डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते थे, ठीक है। चला जाए आगे,
द डेंसिटी इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस ए इज, जरा ये देखना भाई, ये भी क्वेश्चन आपके एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसकी जो डेंसिटी दे दी है और इसका रेडियस है हमारे पास a, इसकी जो डेंसिटी हमें दे दी है दैट इज रो नॉट a बाय r, वेयर रो नॉट इज द डेंसिटी एट द सरफेस, ठीक है, रेडियस a है, एंड r डिनोट्स फ्रॉम द सेंटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर r सेंटर से है, ये डिस्टेंस r है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, अगर आप r की वैल्यू अगर a रखेंगे तो रो इज इक्वल टू रो नॉट, तो ये सरफेस की ही डेंसिटी आ रही है, सरफेस डेंसिटी है ना, तो वो तो कोई पंगा नहीं है। चलो अब जरा देखो क्या पूछा है, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट आउटसाइड सरफेस एंड इनसाइड ऑफ द स्फीयर, बाहर, सरफेस और इंटरनल, तीनों पॉइंट पर। आइए सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट की बात करते हैं। अगर r इज ग्रेटर देन, रेडियस a था ना, रेडियस a, ठीक है, ग्रेटर देन a मींस एक्सटर्नल पॉइंट, शेल थ्योरम ये लग रही है, शेल थ्योरम, शेल थ्योरम, शेल थ्योरम, चला 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 चलो, भरो 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 भरो, शेल थ्योरम, शेल थ्योरम हो गया क्वेश्चन। अगर आप एक स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका डेंसिटी भले ही वेरिएबल है यार, रो इज इक्वल टू रो नॉट a बाय r, आपको समझ आ रहा है, r की वैल्यू 0 डालोगे, यहां बहुत ज्यादा मास है यार, बहुत ज्यादा मास है, और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं मास कम हो रहा है, तो वेरिएबल मास, वेरिएबल मास है ना। और मेरे को एक ऐसे पॉइंट पर, ये रेडियस a है, मेरे को एक ऐसे पॉइंट पर मास वो ग्रेविटेशनल फील्ड बतानी है, ठीक है, तो कैसे करें। मैंने आपको याद हो आलू का पराठा बनाने के समय बताया था कि एक स्फीयर को बनाने के लिए, ठीक है, अब इंटीग्रेशन स्फीयर वाली आ रही है, और मैंने आपको प्रॉमिस करा था ग्रेविटेशन तक आते आते हम लोग इंटीग्रेशन सभी टाइप की देख चुके होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस अभी और आएगी, और भी टाइप के एलिमेंट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो हमें देखना है ये वेरिएबल मास है भाई, यहां का मास अलग फोर्स लगाएगा, यहां का मास अलग लगाएगा, यहां का अलग लगाएगा, यहां का अलग लगाएगा, यहां का अलग लगाएगा, यहां का अलग लगाएगा, बार बार वेरी करेगा, तो क्या डायरेक्टली लिख दें gm/r²। हमें शेल थ्योरम से पता है, ठीक है, हमें अगर मैं इस पे शेल थ्योरम लिखूं, शेल थ्योरम लगा दूं, वो स्फेरिकल बॉडीज के लिए था, ठीक है, अगर हम लोग शेल थ्योरम लगा दें तो इस क्वेश्चन को अगर मैं इसका m निकाल पाया, इसका मास कितना है अगर वो मैं निकाल पाया, तो ये क्वेश्चन मेरे पास एक m मास का पार्टिकल, क्योंकि अगर आप शेल बनाएंगे, ठीक है, अगर आप यहां पर एक शेल बनाते, ठीक है, तो इसके अंदर का जितना भी मास है उसको पॉइंट मास एट द सेम डिस्टेंस r, यहां पर आपको फोर्स लिखना है या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I, ठीक है, तो आप I लिख सकते थे gm/r², लेकिन मास नहीं पता ना यार, ये मास कितना है ये नहीं पता हमें, तो क्या मास जोड़ जोड़ के निकाला जाए, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना, ठीक है, जोड़ा जाए। तो आपको मैंने एलिमेंट लेना सिखाया है, अगर आपको एक स्फीयर बनाना है ऑफ रेडियस a, ठीक है, ऑफ रेडियस a, डेंसिटी इज रो नॉट a/r, तो जरा आप देखो कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो आप एलिमेंट लेंगे, एक शेल लेंगे, शेल x डिस्टेंस पर, x रेडियस पर, dx थिकनेस का, dx थिकनेस का मैं यहां लिख देता हूं वी टेक। अब कई आधे बच्चे कमेंट करेंगे सर ने किस लेक्चर में हमें शेल का इंटीग्रेशन बताया है, प्लीज हेल्प, वेरी अर्जेंट। बेटा अगर अर्जेंट होता ना तो तुमने उसी समय पढ़ लिया होता, गधा कहीं के, ठीक है। हमारे पास वी विल टेक shell as an element, shell as an element, ठीक है, of radius x and thickness dx, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैंने आपको लेना सिखाया है dv, एक शेल का, बहुत पतली शेल का वॉल्यूम हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कर दो, आंसर आ गया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास 4πx² इंटू dx, जैसी करोगे वॉल्यूम आया। इसका मैं स्मॉल मास लिख सकता था, दैट विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहां पे डेंसिटी कितनी होगी जब r की वैल्यू x हो जाएगी, ये r किसी भी पॉइंट के लिए था,
यहां पर इन सभी पॉइंट की डेंसिटी अगर मैं आपसे पूछूं मेरे अंटर पंटर, तो यहां पर डेंसिटी कितनी होगी चच्चा? यहां की डेंसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, रो नॉट ए बाई एक्स होगी। हो गया क्वेश्चन? रो नॉट ए बाई एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, एक्स एक्स काट दो, 4 पाई रो नॉट ए एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है तो आपको टोटल मास आ जाएगा। कहां से कहां इंटीग्रेट करें जल्दी से बताओ, बताओ भाई। अच्छा, हमारे पास x की वैल्यू 0 डालोगे तो यहां का मास आएगा, और जोड़ते 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 x की वैल्यू अगर आप a डालोगे तो टोटल मास मिल जाएगा। 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर दो यार। 4 पाई रो नॉट a x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू a, तो क्या आएगा जी? 2 पाई रो नॉट a क्यूब, दैट विल बी द आंसर। ये मास आया, तो यहां पर रख लेते हैं 2 पाई रो नॉट a क्यूब, ये मास आ गया ना। चलिए ये देखो, देखो भाई, यही तो आएगा, आएगा ना जी। बस वो मास उठा के, क्योंकि मैंने अब क्या करा, जब मैंने आपको बताया था आलू का पराठा बनाने के लिए हम लोग रोटी को रोटी के ऊपर चढ़ाते चले जाए तो स्फेयर बन जाएगा, तो शेल को शेल से जोड़ जोड़ के हम लोग स्फेयर बनाते हैं। तो अब आप आई लिख सकते थे, एक्सटर्नल पॉइंट का आंसर आपका बहुत डायरेक्टली आ जाएगा। एक्सटर्नल पॉइंट का अगर आप आंसर देखें तो बहुत आसानी से आ जाएगा। आई दैट विल बी इक्वल टू जी, मास की जगह 2 पाई रो नॉट ए क्यूब बाय ये डिस्टेंस आर स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर। सरफेस पे निकालने की कोई बात ही नहीं है। सरफेस की अगर आप बात करेंगे बेटा तो हमारे पास, अच्छा आओ भाई पहले देखते हैं, ये आ गया एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अगर मेरे को सेकेंड पॉइंट आर इक्वल टू, हमारे पास आर इक्वल टू ए या सरफेस के पॉइंट की बात होती तो कहां से कहां इंटीग्रेशन होता? सरफेस की बात होती तो ये था, यहां पर अगर आपको आई चाहिए, आर की वैल्यू ए है, तो मैं एलिमेंट को मास, अभी भी मैं शेल थ्योरम लगा दूं, शेल थ्योरम लगाओगे तो अभी भी आपके लिए टोटल मास ही तो पॉइंट मास बनेगा, है ना? ये m, अब इस बार ये डिस्टेंस r की वैल्यू a हो जाएगी, ये सरफेस का पॉइंट आ गया। ये m हम लोग निकालते, m विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm फ्रॉम प्रीवियस केस जो हम लोगों ने निकाला था, इतना था भाई फंक्शन 4 पाई रो नॉट a x dx, 4 पाई रो नॉट a x dx। इस बार भी तो इंटीग्रेशन 0 से a जाता तो मास तो वही आता 4 पाई रो नॉट या 2 पाई रो नॉट a क्यूब ही तो आता। और यहां पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखते? आई की वैल्यू लिखते जो अट्रैक्टिव होता, जी मास की जगह 2 पाई रो नॉट a क्यूब अपॉन आर की वैल्यू a, तो a स्क्वायर, तो ये आता 2 पाई जी रो नॉट a। आप पिछले केस में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अलग से सॉल्व करा जिससे आपको पता लगे कि मास अभी भी हमें पूरा ही लेना था। मेन पंगा पता है कहां है? इंटरनल आर लेस देने के लिए आओ। अगर एक स्फेयर है, एक स्फेयर है, आपसे यहां पूछा गया भैया इस आर पे बताओ जरा, तो यार इंटीग्रेशन कहां से, क्योंकि अगर आप शेल थ्योरम लोगे तो यही m इनसाइड चाहिए होगा, इस बार m टोटल नहीं लेंगे, ये m इनसाइड चाहिए होगा, और मैं शेल थ्योरम लगाऊंगा तो शेल थ्योरम में जो भी इनसाइड मास होता है उसको आप एक पॉइंट मास ले लेंगे mi, ठीक है, और वही डिस्टेंस r डिस्टेंस पे आप i की वैल्यू निकाल लीजिए यार। अब mi निकालना है, लिमिट सोचो, mi विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो दैट वाज क्या था भाई फंक्शन हमारे पास 4 पाई रो नॉट a x dx, ठीक है, 4 पाई रो नॉट a x dx। x को कहां से कहां इंटीग्रेट करूं बेटा? सेंटर 0 से लेते लेते r तक यार, इस बार 0 से r, तो यह आएगा बेटा 4 पाई रो नॉट a 2 पाई रो नॉट a r स्क्वायर, करके देखना। अब डाल दो यार, अब हमारे पास डाल दो, i की बात करोगे तो gm इनसाइड बाय r का स्क्वायर करते, तो g 2 पाई रो नॉट a r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो 2 पाई g रो नॉट a, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपको बस शेल थ्योरम कहां से कहां लगानी है, एलिमेंट कहां से कहां लेने हैं, बेसिक फॉर्मूला क्या लगाना है, वो आपको क्लिक करना चाहिए था इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है,
चला जाए अगले क्वेश्चन पर। फिर से कैविटी, और इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आ रखा है, फिर से कैविटी, लेकिन वेरिएशन क्या है? A spherical hollow cavity is made in lead sphere of radius r such that it touches outside surface and passes from the center। मतलब इस बार इन्होंने कैविटी कुछ ऐसे बनाई है बेटा, ठीक है। इस बार रुको रुको रुको, थोड़ा मोटा करके हम बना। इस बार कैविटी ऐसे हमारे पास बनी है, ठीक है। ये मास बचा है बस, ठीक है। दिस इज द ओनली मास विच इज लेफ्ट। यहां पर ये हम लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने ये वाला पार्ट उड़ा दिया। हॉलो कैविटी इज मेड इन लेड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अगर हम लोग देखें बेटा, इसका जो ये रेडियस है दैट इज आर, ठीक है, सच दैट इट टचेस द आउटर सरफेस एंड पासेस फ्रॉम द सेंटर। इनिशियल मास अगर हमारे पास m था, पहले जो मास था m, फाइंड फोर्स ऑन द मास m ड्यू टू द रिमेनिंग मास। अब बचे कुचे की वजह से इस पे मास पे फोर्स बताना है, ठीक है। कैसे करें, कैसे करें? पहले पूरे की वजह से निकाल लो और छोटे वाले जो हमने हटाया है उसकी वजह से माइनस कर दो यार, खत्म यार। आया ना यार, आया बोलिए, अरे कैसे बोलेंगे? आइए हम करेंगे इस क्वेश्चन को, आप बस ताकेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। जो हमें इस क्वेश्चन में करना था हम उसको ऐसे करेंगे। फिर से जो आपको मैं कंसेप्ट बता चुका हूं, अब देखते हैं कितने बच्चे इसको रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है। आइए, हमारे पास यहां से ये डिस्टेंस d पर एक यहां पर मास रखा है, उसकी वजह से फोर, ये कैविटी होगी, बस इतना मास बचा हुआ है। इनिशियल मास m था ना, तो मैंने क्या कहा, इस सिस्टम को मैं ऐसे देखता हूं, पहले कंप्लीट की वजह से निकालते हैं। ये m मास इनिशियल था, d डिस्टेंस पर हमारे पास एक स्मॉल m मास है, इनके बीच का फोर्स लिखना है तो कितना आसान है ना, g mm बाय डी स्क्वायर, यही तो होता। इसमें कंप्लीट की वजह से लिखने में कोई पंगा है क्या? कुछ भी पंगा नहीं है। लेकिन जो ये छोटा सा पार्टिकल आपने हटा दिया, छोटा सा तो नहीं, हमारे पास जो ये हटा दिया, इसके लिए अगर मेरे को फोर्स लिखना है तो पहले इसके लिए मास चाहिए होगा यार। एक्सटर्नल पॉइंट पर तो कोई पंगा नहीं है ना, ये एक बार एक्सटर्नल पॉइंट का क्वेश्चन था, इसमें तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है। मेरे को इसका मास नहीं पता यार, इसका मास क्या ले, ठीक है, ये क्या ले पता नहीं। और जब कैविटी ले रहे थे तो इसको मैं माइनस m लेके चलूंगा ना, माइनस m। तो ये बेसिकली है, ये वाला जो पार्टिकल था ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा वाला अट्रैक्ट कर रहा है, और जो माइनस m है ये रिपेल करेगा, माइनस m रिपेल करेगा। दोनों को जोड़ देना है वेक्टर के हिसाब से। अब जरा ध्यान से देखो यार, बेसिकली कर क्या रहे हो, कंप्लीट की वजह से निकाल रहे हो, और ये जो नहीं लगा पाएगा उसकी वजह से निकाल रहे हो, बेसिकली तो वही कर रहे हो। इसका मास निकालना कितना आसान था यार। इसका रेडियस जरा देखो, अगर कंप्लीट रेडियस ये r था तो इसका रेडियस r/2 हुआ। 4/3 पाई आर क्यूब में जो मास है दैट इज m, पर यूनिट वॉल्यूम में होगा m/4/3 पाई आर क्यूब। मुझे यूनिफॉर्मली था तो इसका वॉल्यूम कितना जो आपने निकाला है, वॉल्यूम रिमूव्ड की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा बेटा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब, तो मींस 1/8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। आपने इतना वॉल्यूम हटा दिया है ना, इतना वॉल्यूम हटा दिया तो उतना ही मास हटा दिया यार यूनिफॉर्मली। तो मास इन 1/8 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब जो होगा दैट विल बी m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/8 ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखो यार ये पूरा कट जाएगा, m/8 आपने हटा दिया यार, 1/8 ऑफ मास आपने हटा दिया, तो यहां पर आप उसको माइनस m/8 मींस रिपल्सिव फोर्स लेंगे, माइनस m/8 का मास था ये, तो फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव लूंगा, दैट विल बी g m/8 इंटू m, और ये डिस्टेंस कितना होगा यार, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी d, ये पूरा डिस्टेंस d था, d माइनस r/2, ये डिस्टेंस होता d माइनस r/2। तो फोर्स क्या आएगा भाई, g m/8, अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, फोर्स इज इक्वल टू g m/8 इंटू m अपॉन d माइनस r/2 का होल स्क्वायर, ये आता है ना।
अब जरा ये देखो, टोटल फोर्स आप वेक्टर के हिसाब से दिखेंगे तो ये वाला फोर्स जी एम एम बाई डी स्क्वायर माइनस आई कैप वेक्टर है ना, और ये वाला रिपल्सिव है प्लस जी एम एम बाई 8 डी माइनस आर बाई 2 का होल स्क्वायर आई कैप। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, डिनोमिनेटर ये बढ़ रहा है तो ये वाली वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में ही आएगा। तो मैं जी एम एम बाई डी स्क्वायर माइनस आई कैप अगर कॉमन ले लू, आपके ऊपर आप जैसे भी लेना चाहें, तो ये आंसर ऐसे आएगा। जरा देखो, है ना, ब्रैकेट ओपन करो तो यही बाय आएगी। जरा देखो, ये माइनस नहीं हो रहे यार, ये माइनस नहीं हो रहे। आपको भी पता है कि ये जो बचा कुचा रिमेनिंग जो फोर्स बताना है, कंप्लीट में से ये वाला पोर्शन ऑफ मास नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगा, वही फोर्स को तो आप घटा रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट हमने वहां पे लगाता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। जेईई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कैविटी के, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एक्सटर्नल पॉइंट के लिए था, जो पहला क्वेश्चन था वो इंटरनल पॉइंट के लिए था, तो इंटरनल वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। सर आपने ये कैसे यूज किया भैया? एक्सटर्नल पॉइंट के लिए व्हाट वी नो हमें क्या पता है, रिवाइज, कि अगर एक एम मास है, आर ये रहा, कैपिटल आर ये रहा, स्मॉल एम ये रहा, तो शेल थ्योरम से आप फोर्स डायरेक्टली लिख सकते थे जी एम एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो आई होता है वो जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर ही तो होता है। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए मास से मल्टीप्लाई करोगे फोर्स आ जाएगा यार, वही तो यूज किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अ स्मॉल पॉइंट मास m इज थ्रोन विद सच अ स्पीड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर। आ जाओ भाई। ठीक है, अब हमारे पास एक वेरी लॉन्ग सिलेंडर है। ठीक है, अ स्मॉल पॉइंट m मास इज थ्रोन विद अ स्पीड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r। ठीक है, डेंसिटी रो, ठीक है, सच दैट इट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस x अराउंड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ये ऐसे गोल गोल घूमने लग गया, ऐसे गोल गोल घूमने लग गया, चमक गया, अच्छे बच्चों को चमक गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने फोर्स वाले में कराया है, लेकिन अब आपको याद नहीं, याद कहां, रिवाइज नहीं। 3 पार्टिकल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में गोल गोल घूम रहे हैं, तो मैंने कहा था जो भी नेट फोर्स होगा वो सेंट्रिपिटल बिहेव करेगा यार, उसका लेवल बढ़ा दिया गया और क्या है। अब ये क्वेश्चन वो कर पाएगा जिसको यहां पर x डिस्टेंस पे इसकी i की वैल्यू पता है। अब जरा देखो सर i की वैल्यू क्या थी, आओ भाई, कहां करी सर i की वैल्यू, ये करी थी ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एक सिलेंडर की वजह से 2 पाई जी रो आर स्क्वायर बाय आर। टू पाई जी रो आर स्क्वायर बाय आर, ये आई होता था। तो फोर्स क्या होता है, m टाइम्स आई, तो m से मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई जी एम रो आर स्क्वायर बाय एक्स हो जाएगा। यार जो ये सिलेंडर इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इनके बीच का फोर्स, दिस फोर्स विल बी बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्वेश्चन उनके लिए आसान है अब जो रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, एनालाइज के बाद ग्राफ भी सोचते हैं और फिर उसको याद भी रखते हैं, अदरवाइज आपको ये निकालना पड़ता पहले। और ये अगर सेंट्रीपिटल है, इसके लिए टाइम पीरियड पूछा है ना, स्पीड एंड टाइम पीरियड, तो आप यही फोर्स 2 पाई जी एम रो आर स्क्वायर बाय एक्स, इसी को आप एम वी स्क्वायर बाय एक्स करके v की बात कर सकते थे, m से m चला जाएगा, अंडर रूट में 2 पाई जी रो आर स्क्वायर, ये इतनी स्पीड से फेंका गया होगा। और अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहते थे तो यही फॉर्मूला 2 पाई जी एम रो आर स्क्वायर बाय एक्स को एम एक्स ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट कर देते, तो हमारे पास ओमेगा आ जाता, दैट विल बी अंडर रूट में 2 पाई जी रो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ओमेगा को 2 पाई बाय टी रख के टाइम पीरियड निकाल लेते हैं यार। अब ये क्वेश्चन में वेरिएशन है, इसी टाइप का क्वेश्चन बेटा मैंने कंसेप्ट कराया है, ये कंसेप्ट ध्यान से समझो, आधे बच्चों को ये नहीं समझ आता कंसेप्ट क्या था क्वेश्चन का।
हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों? अगर आप ये सोच पा रहे हैं तो आपने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट थ्योरी से रिवाइज करके रिकॉल कर लिया। और ये जो था ये थी आपकी नॉन इंफॉर्मेशन। नॉन इंफॉर्मेशन जो, जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करेंगे, सेंटर ऑफ मास, अब आपको सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग नहीं पता है तो आपको निकालना पड़ेगा वहां पर। ये आपकी नॉन इंफॉर्मेशन थी, ये आपका कंसेप्ट था, उसके बाद तो आंसर था यार। ठीक है, ये था क्वेश्चन। चला जाए आगे, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है हमारे पास, अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, सिमिलर कंसेप्ट आपको एचसी वर्मा में भी मिलेगा। ठीक है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस a, सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है हमारे पास m, रेडियस है a, इज सराउंडेड सिमेट्रिकली बाय अ थिन शेल ऑफ मास m। ठीक है, सेम मास, इसका भी मास m ही है और रेडियस है 2a। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 3a/2 फ्रॉम द सेंटर, a/2 फ्रॉम द सेंटर एंड 5a/2। जरा ये समझना, पहला पॉइंट मैं a ले लेता हूं, फिर b ले लेता हूं, फिर c ले लेता हूं। a पॉइंट यहां कहीं होगा, 3a/2 मतलब 1.5a, 3a/2 मींस 1.5a, a से ज्यादा तो ये होगा। b पॉइंट कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, कहीं पे भी ले सकते हो आप। 5a/2 मींस 2.5a, तो c पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर होगा। ठीक है, अब जरा समझना, शेल थ्योरम जिन्होंने अच्छे से लगानी सीखी है उनके लिए क्वेश्चन आसान, औरों के लिए दिक्कत। जरा ये समझना, जो ए पॉइंट, या पहले बी पॉइंट की बात करते हैं, फॉर पॉइंट बी, फॉर सॉल्यूशन में फॉर पॉइंट बी, अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट इज इंटरनल पॉइंट फॉर स्फीयर, इंटरनल पॉइंट फॉर स्फीयर, स्फीयर का अंदर वाला पॉइंट है, और इंटरनल पॉइंट फॉर शेल, इंटरनल पॉइंट फॉर शेल। अब एचसी वर्मा का वो क्वेश्चन जो मैं लिख के लेके भी आया हूं, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, या आप ट्राई करेंगे, अगले प्रैक्टिस सेशन में इसको डिस्कस भी करूंगा, कि मुझे कई बच्चों ने बोला सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है। अब वही बात है, आप थ्योरी को कितना अच्छे से पकड़ रहे हो उसके ऊपर है यार। ये जो बी पॉइंट है ये स्फीयर के भी अंदर है, इसके भी अंदर है यार। तो स्फीयर के अंदर का ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, gmx। अगर आप बात करेंगे इसके लिए x या स्मॉल r, दैट इज a/2, ठीक है, a/2 अपॉन r3। और एक शेल के अंदर की ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी 0, दोनों की वजह से होएगा ना यार, दोनों की वजह से, लेकिन इसका वैल्यू 0 है, तो बी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी तो करना आसान था। इसका रेडियस कितना है a, तो a3 है ना, ये स्मॉल r की वैल्यू हो गई भाई। ठीक है, फॉर्मूला अब आधों को याद नहीं होगा, m रेडियस r स्मॉल r, यहां पर अगर आपको i लिखना है तो i होता था gmr/r3। r की वैल्यू हो गई a/2 और इसका रेडियस है a, तो ये आंसर आएगा gm/2a²। ये आंसर होगा पहले वाले का, बी पॉइंट पर। ठीक है, जरा मैं इसी को कॉपी करके ए और बी पॉइंट की भी बात करता हूं, जरा ये देखना। अब जरा देखते हैं कितनों को याद है ए पॉइंट किसके लिए कैसा पॉइंट है, जरा सोचो। ग्राफ बनाए थे इंटरनल एक्सटर्नल, अब कईयों को तो याद ही नहीं होते हैं यार, क्या करें। फिर कहोगे सर क्वेश्चन नहीं होता। अरे यार क्वेश्चन नहीं होने के रीजन पता है क्या है, वही थ्योरी पढ़ के दूसरों से क्वेश्चन क्यों हो रहे, सोचा नहीं है। आपको लग रहा है कि आपके लिए थ्योरी अलग से मॉडिफाई करी जाए, अलग से समझाया जाए, नहीं। थ्योरी एक कन्वेंशनल चीज होती है। अगर आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे, चीजों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, और आपको लग रहा है कि उससे उसके बिना सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत गलत चीज सोच रहे हैं आप। ए पॉइंट, अब सर आपके दिमाग में कैसे आया दोनों को जोड़ना है? अरे भाई अगर यहां पर एम मास, मैंने आपको बताया, अब वही बात है ना, क्लास के कितने वर्ड आप सुनते हो यार। अगर एक एम मास है, दुनिया में जितने भी पार्टिकल होंगे उस पर फोर्स लगाएंगे, कुछ हो सकता है 0 लगाए, कुछ हो सकता है इन्फिनाइट लगाए, लेकिन लगाएंगे तो सारे। तो मैंने क्या बोला यार, यहां पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी करेगा। वैल्यू कितनी होगी वो आपको सोचनी है, वो मैंने क्लास में बताई। अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है फॉर स्फीयर, स्फीयर के लिए बाहर है, और इंटरनल पॉइंट है, दोनों की वजह से निकालना है ना, तो इंटरनल पॉइंट
फॉर शेल, शेल के लिए इंटरनल है। स्फीयर का बाहर का फॉर्मूला आपको याद नहीं, तो कहां से बताओगे? आई की अगर आप बात करोगे, फोर्स बताना था हमें, ठीक है, ये आई बताना था ना, ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसका मास m है तो gm, और ये r, इस बार ये वाला r ये बन जाएगा 3a/2 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी 4gm/9a²। और a पॉइंट इसके लिए इंटरनल है तो शेल की वजह से 0, तो I एट a दैट विल बी 4gm/9a²। खत्म। C पॉइंट, जो पॉइंट C है, ठीक है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट स्फीयर के लिए भी है और एक्सटर्नल पॉइंट फॉर शेल, दोनों के लिए है ना। अब फॉर्मूले जरा देखना, फॉर्मूले एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये वाला इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r, r की वैल्यू सेंटर से नापी जाएगी, दैट विल बी 5a/2। तो I C जो इसकी वजह से होगा gm/5a/2 का होल स्क्वायर। और जब एक शेल के लिए अगर आप लिख रहे होते थे, आपने ध्यान नहीं दिया, r की वैल्यू होती थी gm/r²। सरफेस से नहीं होता था, मेरे को पता है कुछ बच्चे सरफेस से करेंगे, सरफेस से नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब आप शेल थ्योरम लगाते थे, इसको सेंटर पे रखते थे, यही डिस्टेंस लिया जाता था। तो शेल की वजह से जो होएगा दैट विल बी अगेन मास सेम है, 5a/2 का होल स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि सर शेल के लिए तो ये डिस्टेंस लेगा। अरे गधे, मैंने कब बोला ये डिस्टेंस होता है r, इसको पॉइंट मास रखोगे सेंटर पे तो ये वाला डिस्टेंस लोगे, बात तो वही है यार। तो अगर आप टोटल की बात करेंगे तो ट्वाइस ऑफ gm/25a² × 4 या फिर 8gm/25a², दैट विल बी द आंसर। यही सेम अप्रोच आपको HCV के ये क्वेश्चन में लगाना है। अब कईयों के बाद HCV नहीं है तो आपको लिए मैं क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। मास m, ठीक है, दोनों का मास सेम लेना, m और m मास सेम, ठीक है। रेडियस r, ठीक है, इस वाले का, इसका स्मॉल r। ओरिजिन ये, ठीक है, और यहां से आप x नापेंगे ऊपर। A particle of mass m is placed on the line joining the center at a distance x from the point of contact. Find resultant force on m dash. x आप ऊपर की डायरेक्शन में नापेंगे तो आपको इन सभी पॉइंट्स के लिए फोर्स बताना है। अगर I निकाल पाए तो फोर्स आ गया, ठीक है। तो ये आप सभी लोग करके आइएगा, ठीक है। तो ये था ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने कई सारे डिफरेंट कंसेप्ट बताए हैं। प्लीज इनको रिकॉल रखिएगा। जो अच्छे बच्चे अगर रिकॉल करेंगे, आपको 12वीं में इसका इंपैक्ट पता लगेगा। थैंक यू बोलने की वजह से, मतलब आप मेरे को थैंक यू बोलेंगे तो पहले मैं वेलकम बोल देता हूं ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्रेविटेशन के पार्ट 2 में। उसके लिए आप पोटेंशियल एक बार रिवाइज करिएगा, सारे फॉर्मूले और ऑर्बिट्स एंड केप्लर्स लॉ हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक बच्चे ने बोला पेरिलियन एपिलियन के ऊपर दिक्कत आ रही है, टेंशन ना लो, उसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।